नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। असम की 65 और पश्चिम बंगाल के 18 सीटों पर मतदान आज। 672 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांग्लादेश से लगी सीमा सील। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। महबूबा मुफ्ती बनेंगी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। कांग्रेस का समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला। यूपी में एनआईए अधिकारी की हत्या की संयुक्त जांच। पुलिस की 6 टीमों को एनआईए कर रही है मदद। तंजील अहमद सुपुर्द खाक। भारत सऊदी अरब के बीच श्रम सहयोग, निवेश बढ़ाने समेत 5 करार। खुफिया जानकारियों को साझा करेंगे दोनों देश। आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर सहयोग बढ़ाने पर सहमति। और टी20 का सिरमौर बना वेस्टइंडीज। पुरुष और महिला टीम का खिताब पर कब्जा। सैमुअल्स बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोहली टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी खबरों से। और आपको बता दें कि असम की 65 और पश्चिम बंगाल के 18 सीटों के लिए पहले दौर का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के माओवाद पीड़ित जंगल महल में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में, जबकि असम में 2 चरणों में चुनाव होना है। असम की 65 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सूबे के 95 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल समेत 539 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला होना है। पैंसठ विधानसभा सीटों पर हो रहे असम विधानसभा चुनाव के पहले दौर में कुल 95,11,732 मतदाता हैं। इनमें 45,95,712 महिला वोटर हैं। विधानसभा चुनाव के इस दौर में कुल 539 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 43 महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने सभी 65 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 54, एजेपी 11, बीपीएफ 3, एआईयूडीएफ ने 27, सीपीआई, सीपीएम 10-10 सीटों पर दांव आजमा रही है। अन्य दलों के 60 और 13 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 12,190 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों के 40,000 जवानों को तैनात किया गया है। मतदान के काम के सुचारू संचालन का जिम्मा 48,000 कर्मचारियों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़ेंगे, पल पल का अपडेट देंगे हमें वोटिंग को लेकर। हमारे साथ जोरहाट से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विशाल दहिया, और साथ ही पुरुलिया पश्चिम बंगाल से जुड़े हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी। वोटिंग शुरू हो चुकी है। इन दोनों ही संवाददाताओं से अपडेट लेंगे। विशाल, फिलहाल सुबह हमने जो तस्वीरें आई देखा, लंबी कतारें लगी हैं, किस तरह का इंतजाम, किस तरह का नजारा दिख रहा है आज? जी बिल्कुल प्रीति, ठीक कहा आपने। लंबी कतारें सुबह से लगनी शुरू हो गई हैं। 7 बजे ठीक मतदान की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बाकी जो चुनाव आयोग की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं वो सब इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। देखिए, ये जो 65 सीटें हैं ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं प्रीति। ना केवल कांग्रेस के लिए, जो कि चौथी बार सत्ता पाना चाहती है, बल्कि बीजेपी एजीपी गठबंधन के लिए, जो कि पहली बार बीजेपी सत्ता में एजीपी के साथ जो गठबंधन के साथ आना चाहती है। और
और जो पहला चरण है उसमें 2 जो सीटें हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी, वो रहेगी तीताबर और माजुली, क्योंकि माजुली से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं सर्बानंद सोनोवाल वो मैदान में हैं। तीताबर से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तरुण गोगोई, वो लगातार चौथी बार से चुनाव मैदान में हैं। और अगर चुनाव के दिन की बात करें, यानी कि मतदाताओं की बात करें और आज का दिन जो कि मतदाताओं का दिन है उसकी बात करें, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इंतजाम पूरे हैं। सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। हम इस वक्त जोरहाट शहर में हैं और शहर के जो मतदान केंद्र हैं उन पर भी काफी जिसे कहा जाए कि काफी कड़ा सुरक्षा घेरा रखा गया है। तो जो रूरल एरियाज हैं और खासतौर पे वो जो कि सीमावर्ती इलाके हैं, क्योंकि काफी सारा इलाका इस पहले चरण के चुनाव में है, ऊपरी असम में जो जिसका कि आसाम की सीमा नागालैंड से लगती है, कहीं किसी दूसरे राज्य से लगती है, तो उन सीमावर्ती इलाकों में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट न पैदा हो चुनावी प्रक्रिया के दौरान, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। न केवल जो राज्य पुलिस है वो मौजूद रहेगी, बल्कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी भी निगरानी में पूरा चुनाव सीमावर्ती इलाकों में कराया जाएगा। और जो मतदान जब समाप्त होगा शाम को, तो सबसे खास बात यह है कि जो मतकर्मी हैं जो ईवीएम्स लेकर वापस स्ट्रांग रूम की तरफ आते हैं, उनको जो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी वो भी पूरी मुस्तैदी से की जाएगी। यानी हर तरह के इंतजाम पुख्ता दिखाई दे रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं उत्साह भी पुख्ता दिखाई दे रहा है मतदाताओं का सुबह सुबह। विशाल आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम फिर लौटेंगे। फिलहाल असम के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पहले दौर के पहले हिस्से में आज 18 सीटों पर मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के इस दौर में 133 उम्मीदवार दांव आजमा रहे हैं। क्योंकि इस दौर में ज्यादातर सीटें नक्सल पीड़ित इलाकों की हैं, लिहाजा चुनाव आयोग के मुताबिक 13 सीटों पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के नक्सल पीड़ित इलाकों की विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन 18 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें पश्चिमी मिदनापुर जिले की 6, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 3 सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में कुल 1962 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। इनमें 153 को अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची में रखा गया। मतदान के लिए 14 सामान्य पर्यवेक्षक, 676 माइक्रो पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 202 डिजिटल कैमरे, 642 वीडियो कैमरे और 210 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मल्टीलेयर सुरक्षा इंतजामों में राज्य पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई है। वहीं मतदान प्रक्रिया की हेलीकॉप्टर से निगरानी भी की जा रही है। 2011 में 18 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 9, वाम मोर्चे को 6 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पुरुलिया। पुरुलिया में ही मौजूद है हमारे संवाददाता प्रणब गोस्वामी, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रणब, अगर आज की बात की जाए, जंगल महल की तमाम सीटें हैं, हम जानते हैं नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और जहां चुनाव के दौरान एक तरह से देखा जाए राजनीतिक हिंसा आम थी। अब कितना बदला हुआ नजारा दिखाई दे रहा है, मतदाताओं का उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो सुबह सुबह जो लोग यहाँ पर आए हैं, कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब अपने मत के हक का इस्तेमाल करेंगे। सुबह से ही काफी लंबी यहाँ पर भीड़ है लोगों की, और क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमेशा ही जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो बहुत ऊपर रहा है, 80% से ऊपर ही हमेशा मतदान होता है। ये दिखाता है कि यहाँ पर चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों या फिर बुजुर्ग हो या जो जवान हो, लेकिन सबके भीतर एक किस्म का उत्साह होता है, एक किस्म की जागरूकता है यहाँ पर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने की, शामिल होने की। जहाँ तक आपने बात कही, जो माओवाद जो एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत ज्यादा एक वक्त इस पूरे इलाके में हुआ करता था। कुल मिलाकर 18 सीटें हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं और यही वजह है कि यहाँ पर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा इंतजामों के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि पिछले सालों में हमने देखा है कि कुछ जो विकास कार्य है वो उन्होंने यहाँ पर दस्तक दी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर अभी भी इसको कहा जा सकता है ये पश्चिम बंगाल के पिछड़े इलाकों में है।
इस वक्त हमारे साथ कुछ वोटर्स भी हैं, यंग वोटर्स भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ क्या मुद्दा है आपका, क्यों आप यहाँ वोट देने आए हैं, क्या चाहते हैं हम नई सरकार? आप बताइए, आप यहाँ वोट देने आए, क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? आप क्या कहेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं लोग, हालांकि कुछ यंग वोटर्स भी हैं यहाँ पर, जिनका ये कहना है, उन्होंने बांग्ला में ये कहा कि मैं पहली बार यहाँ पर वोट देने आई हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुद्दे काफ़ी सारे हैं। पूरा चुनाव इस बार जो टीएमसी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो करप्शन के मुद्दे हैं, शारदा चिटफंड से लेकर नारदा स्टिंग तक, ये प्रमुख तौर पर हावी रहे हैं। हालांकि टीएमसी पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए कि आत्मविश्वास से लबरेज है कि जो प्रदर्शन उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था उसी को दोहराएंगे। लेकिन ये जो पहला फेज है, पहले फेज का जो पार्ट 1 है, जिस पर आज मतदान होने और उसके बाद 11 तारीख को दूसरे हिस्से में मतदान होना, ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। एक बिल्कुल, और खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी अहम है। आपने कई मतदाताओं से बात करने की कोशिश की प्रणव, हो सकता है कैमरा देखकर संकोच हो, लेकिन जो कतारें आपने दिखाई, जो तस्वीरें आपने दिखाई, वो जाहिर तौर पर उत्साहवर्धक तस्वीरें हैं और लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। फिलहाल हम फिर से रुख करेंगे विशाल दहिया का, जो कि असम में मौजूद हैं, जोरहाट में मौजूद हैं। विशाल, इस बार आपने कई इलाकों का दौरा किया, अब आप जोरहाट में मौजूद हैं। क्या असम की जनता ये बता पा रही है, क्या ये समझ में आ रहा है, क्या असम में कोई लहर दिखाई दे रही है या मुद्दे ऊपर हैं, क्या कुछ समझ में आया अब तक? देखिए, आज जहां तक इस बार की चुनावी राजनीति की बात है प्रीति, तो सीधे तौर पर मुद्दे हावी हैं, क्योंकि जब चुनाव प्रचार पहले चरण का चल रहा था तो हमने देखा कि जिस तरह सभी दलों के, खासतौर पर जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनकी तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर राष्ट्रीय नेता आए और एक एक दिन में लगभग आधा दर्जन जो पब्लिक रैलीज हैं उनका संबोधन इन सब राष्ट्रीय नेताओं ने किया। और जब राष्ट्रीय नेता जब रैलियों का संबोधन कर रहे थे तो जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे वो ज्यादा मुखर सामने आ रहे थे। लेकिन जब हम अलग अलग इलाकों में गए, अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग विधानसभाओं में गए और खासतौर पर जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी बात की, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर ज्यादा जोर रहा। जहां एक तरफ जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या ऊपरी आसाम की विधानसभा सीटों में ज्यादा है, तो उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, या फिर जो बिजली और पानी जिसे मूलभूत सुविधा कहा जाता है उससे संबंधित यहाँ समस्याएं हो, विकास के वादे किए गए, जमीनी मुद्दे उठाए गए। अब देखना होगा कि इनके वादों पर विशाल जनता विश्वास कर रही है और किस तरह की तस्वीर उभर कर आएगी। फिलहाल तमाम जो तस्वीरें आपने भेजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस तमाम जानकारी के लिए विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणव, आप हमारे साथ पुरुलिया से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और इसके बाद आपको बताएं, तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर आज अंतिम फैसला लिया जा सकता है। डीएमके नेता एम के स्टालिन ने बताया है कि सीटों के बंटवारे के बारे में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पार्टी प्रमुख एम करुणानिधि के बीच आज चेन्नई में बातचीत होगी। इससे पहले भी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद डीएमके प्रमुख से इस सिलसिले में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया था। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। हिंदुस्तान के आदिवासियों की सबसे पुरानी सभ्यता, विलुप्त होती आदिम सभ्यता पर विशेष श्रृंखला। अंडमान निकोबार में राज्यसभा टीवी की टीम पहली बार आदिवासियों पर विशेष कार्यक्रम। अंडमान के आदिवासी, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इसके साथ ही वो बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे जम्मू स्थित राजभवन में होगा। महबूबा का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना
देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। महबूबा मुफ्ती किसी राज्य की दूसरी मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री होंगी। महबूबा मुफ्ती से पहले सैयदा अनवरा तैमूरा 1980 में असम की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का 7 जनवरी को निधन हो गया था और उसके बाद से राज्य में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन में उतार चढ़ाव चल रहा था। इस बीच कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। तो आज एक ऐतिहासिक पल सबके सामने होगा। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा मुफ्ती आज शपथ लेंगी। लगभग हम कहें 3 महीने से जो अनिश्चितता का माहौल जम्मू कश्मीर में चल रहा था वो आज ख़त्म होगा और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर नई सरकार मिलेगी महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में। आज शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे जम्मू स्थित राजभवन में होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी मोहम्मद तंजील अहमद के हत्यारों को पकड़ने के लिए संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है। शनिवार रात बिजनौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद के पार्थिव शरीर को बीती रात सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उन्हें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कब्रिस्तान में दफनाया गया। दफनाने से पहले जवानों ने सलामी दी तो अंतिम विदाई देने आए मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। एनआईए के जितने भी आला अफसर से लेके छोटे ऑफिसर हैं उसमें वो परिवार के सदस्य की तरह था और उसको दर्जा दे दिया गया है। कोई भी शहीद होते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए जो जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली गई हैं। एनआईए आईजी संजीव कुमार ने बताया कि वारदात में जख्मी तंजील की पत्नी फरजाना की हालत खतरे से बाहर है। इधर दिल्ली सरकार ने भी एनआईए अधिकारी तंजील अहमद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का ऐलान किया। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की 6 टीमें इस वारदात की जांच में जुटी हैं। साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, विशेष कार्यबल और आतंकवाद निरोधी दस्ते की टीम भी जांच में मदद कर रही हैं। पूरी उसके संबंध में एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कुछ हमारी टीम गई है वहाँ पर इस मामले की जांच करने के लिए। उसके बाद वो रिपोर्ट हमको देंगे, बहुत जल्दी देंगे। कांग्रेस ने एनआईए अधिकारी की हत्या को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आई ऑफिसर is doing his duty for the country. He is investigating a matter, and if his protection is not taken care of, these are serious matters that the central government and the UP government must answer. जो एनआईए के जो ऑफिसर तंजीम साहब की हत्या हुई है बहुत दुखद है। उसकी पूरी जांच होगी और जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुरुआती जांच संकेतों के आधार पर पुलिस ने भी माना है कि ये एक सुनियोजित हत्या का मामला है। उधर परिवारजन पहले ही कह चुके हैं कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जांच अधिकारी की हत्या भी किसी बड़ी साजिश का नतीजा तो नहीं। फिलहाल विभिन्न एजेंसियां जांच कर रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस हत्याकांड के कारणों का जल्द पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज 8 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें से 3 सदस्य फिर से निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। राज्यसभा में आज 8 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें से 3 सदस्य पुनः निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। शपथ लेने वाले सांसदों में 2 सदस्य असम से, 3 केरल से हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा से भी एक सदस्य शामिल हैं। असम से निर्वाचित होने वाले दोनों सदस्य कांग्रेस पार्टी से हैं, जिनमें एक रिपुन बोरा है जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, जबकि दूसरी सदस्य रानी नरा हैं जो यूपीए में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। ये दोनों सदस्य पहली बार राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा एक बार फिर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। शर्मा हिमाचल प्रदेश से तीसरी बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वे राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे। केरल से राज्यसभा में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें एक कांग्रेस और एक जेडीयू और एक सीपीएम का सदस्य है।
कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी फिर से राज्यसभा में आए हैं। एंटनी 2005 से लगातार 2 कार्यकाल तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वो इससे पहले 1993 से 1995 तक भी उच्च सदन के सदस्य रह चुके हैं। जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के लिए वीरेंद्र कुमार चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार का ये पहला कार्यकाल होगा। इससे पहले वो 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वहीं सीपीएम की तरफ से सोम प्रसाद को पहली बार राज्यसभा में भेजा गया है। सोम प्रसाद कोल्लम के रहने वाले हैं और उन्हें पिछड़े वर्ग का नेता माना जाता है। सोम प्रसाद ने केरल में 2001 में हुए विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। नागालैंड से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ की तरफ से केजी केनी राज्यसभा सदस्यों में शामिल होंगे। राज्यसभा में ये उनका पहला कार्यकाल होगा। वहीं त्रिपुरा से सीपीएम ने एक बार फिर झरना दास वैद्य को राज्यसभा के लिए चुना है। वैद्य का राज्यसभा का पिछला कार्यकाल शनिवार को यानी 2 अप्रैल को ही खत्म हुआ है। झरना दास वैद्य राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौट आए हैं। अपनी यात्रा के आखिरी चरण में रविवार को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश बढ़ाने और आतंकवाद पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शाह सलमान ने प्रधानमंत्री को सऊदी अरब में से सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद स्पेशल क्लास से नवाजा। अपने सऊदी अरब दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाही महल पहुंचे। यहां सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें तेल, पर्यटन, व्यापार, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और संबंधित अपराधों से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग शामिल हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा प्रस्तावित व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी संधि पर मिलकर काम करने को भी राजी हुए हैं। PM referred to the issue of combating terrorism, which he said was a common challenge for both of us in our region and in Saudi Arabia and this local region. And PM earmarked energy security, trade, technology, investment. He said these are the 4 keys which could actually accelerate development both in India and in Saudi Arabia. इससे पहले शाह सलमान ने प्रधानमंत्री के सम्मान में लंच रखा। इस दौरान ISIS के खिलाफ सऊदी अरब के गठबंधन पर चर्चा हुई। इस गठबंधन में पाकिस्तान समेत 34 देश शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए मानवता में जो भी यकीन रखता है उसे एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ टुकड़ों टुकड़ों में लड़ने का दृष्टिकोण नाकाम साबित हुआ है। सऊदी अरब से बेहतर रिश्तों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें व्यापार से आगे सोचना चाहिए। भारत सऊदी संबंधों के प्रगति न केवल दोनों देशों के लिए लाभकारी है, अपितु पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब को भारत में निवेश बढ़ाने की सलाह भी दी। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। भारत ने सऊदी अरब को पिछले साल 1100 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है, जबकि भारत की कुल तेल जरूरतों का 20% सऊदी अरब पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और रविवार का दिन कैरेबियाई टीम के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। अब बात हम क्रिकेट की कर रहे हैं। वेस्टइंडीज की पुरुष और महिला टीम T20 विश्व कप जीतने में कामयाब रही। पुरुष टीम ने जहां इंग्लैंड को 4 विकेट से मात दी, वहीं महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंद दिया। वेस्टइंडीज की पुरुष टीम ने दूसरी बार T20 के विश्व कप का खिताब जीता है। अब तक कोई भी टीम इस फॉर्मेट में 2 बार विश्व खिताब नहीं जीत पाई थी। भारत के विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। कोलकाता के ईडन गार्डन में T20 विश्व कप के फाइनल का आखिरी ओवर। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 19 रन की दरकार। पहली गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छक्का। दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का। Big shot, huge shot. Where's it gone? Into the stands.
तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर छक्का। Oh, it's high in the air again. Oh, it's 3 sixes. और चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का। Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! ब्रैथवेट के इन लगातार छक्कों के साथ ही वेस्टइंडीज T20 का सिरमौर बन गया था। What a match we've had here at Eden Gardens. फिर शुरू हुआ जश्न का दौर, लेकिन वेस्टइंडीज के जीत के असली हीरो रहे मार्लन सैमुअल्स। 2016, Marlon Samuels take a bow as well. Magnificent, dramatic game of cricket. 11 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज दबाव में आ गया था, लेकिन सैमुअल्स की सूझबूझ और दमदार पारी से दूसरी बार वेस्टइंडीज के सर पर T20 का ताज सज गया। सैमुअल्स ने 66 गेंदों पर 85 रन की शानदार पारी खेली। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। This means a lot, not only for us as a team, but for our fans all over the world. We started the tournament by saying that we were inspired by our under-19 boys in Bangladesh, and then earlier this afternoon the way the women's team played and won the cup. इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा। जो रूट ने 54 जबकि जोस बटलर ने 36 रन का योगदान दिया। मैच का आखिरी ओवर करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स के लिए ये मैच बुरा सपना साबित हुआ। We actually had the crowd on our side, which was a really good thing for us, and they responded to us. So everything worked in our favour. I think maybe with the bat, a few nerves around or a few mistakes here and there. रविवार का दिन वेस्टइंडीज के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। पुरुष टीम के खिताब पर कब्जा करने से पहले महिला टीम ने 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। असम की 65 और पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर मतदान जारी। 672 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांग्लादेश से लगी सीमा सील। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। महबूबा मुफ्ती बनेंगी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। कांग्रेस का समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला। यूपी में एनआईए अधिकारी की हत्या की संयुक्त जांच। पुलिस की 6 टीमों को एनआईए कर रही है मदद। तंजील अहमद सुपुर्द खां। भारत सऊदी अरब के बीच श्रम सहयोग, निवेश बढ़ाने समेत 5 करार। खुफिया जानकारियों को साझा करेंगे दोनों देश। आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर सहयोग बढ़ाने पर सहमति। और T20 का सिरमौर बना वेस्टइंडीज। पुरुष और महिला टीम का खिताब पर कब्जा। सैमुअल्स बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोहली टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।